अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से ही आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना ये अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सबके एक साथी के नाते भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप में आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना, ये भी अपना घर छोड़ के निकलना, ये भी संकट का काल था। उसके बाद भी
जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी आपने उसको किया, देश के काम को रुकने नहीं दिया, सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रत्ती भर भी पीछे न रहे, इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त, इतना ही नहीं, एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर लोग तो लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के चाहे 17वीं हो, 16वीं हो, 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीज़ों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश और जो आज़ादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा हमेशा हमारे मार्गदर्शक रूप में ये सेंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम और अब प्रतिवर्ष उसको सेरेमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़ के रखेगा और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा, तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है। आदरणीय सभापति जी, ये भी सही है कि इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली। भारत को बहुत सम्मान मिला।
देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में G20 की तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत किस महान परंपरा को लेकर के, किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बढ़े हैं। व्यवस्थाएं बदली होगी, लेकिन डेमोक्रेटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है। उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत की और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम संविधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी संसद, जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से 2-2 बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे, देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आपने आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने। शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। सब मैं देखता हूँ जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। %97 प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज़्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी
या कार्यवाही करेगी और उसमें भी 7 सत्र 100% से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात रात बैठ बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। पहले सत्र में 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव, हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया। हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आज़ादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आज़ादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर कर के उत्सव से बनाया और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियां उसकी शुरुआत यहाँ से होती है और उनके साथ ये जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है और देश, हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर
गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं, उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। और यही सच्चा लोकतंत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूंगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका जिक्र होकर के, यानी एक, और भले ही वो छोटा सत्र था, लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति होगी। 3 तलाक, कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी माननीय सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहाँ मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पे है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। उन्नीस 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी, नमक का सत्याग्रह था, घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था।
हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आज़ाद होकर रहना है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है, हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है। कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हर एक को होगा। और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे। ये मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे हैं, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कानून आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम ये 17वीं लोकसभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की युवा शक्ति में इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा, पूरी दुनिया में चर्चा है डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है। पूरी भावी को एक नया शस्त्र हमने उसके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और डाटा का उपयोग कैसे हो, उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोगों गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूँ वो सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो। और भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारा रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जल थल नभ
इस सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, एक ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है और विश्व जिस प्रकार के विचारे प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को, हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। और उसके लिए आवश्यक स्पेस से जुड़े रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस के रिफॉर्म का काम हमारे यहाँ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उसमें 17वीं के लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कंप्लायंसेस बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीज़ों में उलझाए रखा। ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है और इसके लिए भी ये सदन का मैं आभारी हूँ। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे सरकार टांग क्यों अड़ाए? हाँ, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवी की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे थे, छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस। यहाँ तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार अगर वाइट वॉश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो। अब ये जो एक प्रकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल कहते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी, और देश में ये तुमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए। भाई वो करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, वो सोसाइटी फ्लैट वाले लोग अपनी लिफ्ट रिपेयर करते ही है जी, हर चीज कर लेते हैं। तो ये जो समाज पर, नागरिक पर भरोसा करने का काम, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। और इसके लिए जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूं 180 से ज्यादा प्रावधान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है। वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। कोर्ट की चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम मध्यस्थता का कानून
उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था। सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है, हम हैं। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई। सरकार होना का उसको एहसास होता था, और यही तो सामान्य मानवीय की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई, और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम हैं, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हज़ार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को। और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है। वो सम्मानीय जिंदगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि 1.5-2 साल कोविड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन इस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमें अपने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा। उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र और अंतिम आवर ही समझ लीजिए है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का
जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, 7वीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। 7वीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बातें हमें प्रेरणा स्वरूप बताई। हमारे लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा और हमारी जिंदगी में लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला ये काल हमारे लिए रहेगा। इस 5 वर्ष के अंदर जनता के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। यहाँ अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार शून्यकाल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर
एक नई परंपरा भी स्थापित। माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी ये 5 वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो पल मैंने गुजारे हैं वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा परिपाटियाँ रही है, इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व यहाँ बैठने वाले हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग से इस पद की गरिमा भी और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 17वीं लोकसभा कई कार्यकाल के लिए 17वीं लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने कोशिश की, मैं सदन के लिए दूसरी बार का ही माननीय सदस्य था, मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी सभी माननीय 540 सदस्यों ने सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई, अपने विचार व्यक्त किए। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी। माननीय सदस्यगण, नए संसद भवन की आवश्यकता बहुत दिनों से लोग चर्चा करते थे। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इसके लिए प्रयास किया। मैंने और सभी सदन के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन बनाने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों सदनों के आग्रह को स्वीकार किया और इसके निर्माण की स्वीकृति की। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व और उनकी अद्भुत कार्यशैली और हमारे श्रमवीरों जिन्होंने कोविड के समय भी जो अथक प्रयास किए, उसके कारण हमारा नया संसद भवन 2 वर्ष 5 महीने की अल्प अवधि में पूरा हुआ। माननीय सदस्यगण, ये कालखंड हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौती हमारे सामने थी। हमें हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाना था। देश की जनता सुरक्षित रहे, उसके कल्याण में, उनके सहयोग में हम हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाएं। मैं आज यह कह सकता हूं कि सभी माननीय सदस्य उस चुनौतियों के समय भी देर रात कर बैठकर उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और 167% प्रोडक्टिविटी रही। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कोरोना काल गंभीर था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश की जनता की भी चिंता की और अपने एक एक माननीय सदस्यों की भी चिंता की। जब भी उन्हें कोई जानकारी मिल जाती थी, वो व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करते थे और उनसे बात होने पर डॉक्टरों से चिंता व्यक्त करते थे। माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का ये सत्र अपनी प्रोडक्टिविटी में भी ऐतिहासिक रहा। पिछली 5 लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी
97% प्रोडक्टिविटी रही और उसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी भी रही और सदन में उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही। मैं देखता था देर रात्रि तक महिलाएं यहाँ बैठती थी, हमारी माननीय सदस्य महिला बैठती थी और अपने विचारों को व्यक्त करती थी, अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी। माननीय सदस्यगण, ये हमारे लिए गौरव का विषय रहा कि नए संसद भवन के अंदर सर्वप्रथम दिन ही नारी शक्ति वंदन विधेयक 2000 चर्चा के लिए लाया गया। सभी दलों ने इसमें सहयोग किया और ये विधेयक पारित हुआ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। ये विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि रहेगी और वर्षों तक इन सदनों में महिला आरक्षण विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ये आपको ही सौभाग्य मिला है कि आपके समय ही ये महिला विधेयक पारित हुआ है। इसके अलावा इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। हम अंग्रेजों के कानूनों को लेकर चल रहे थे। हमने हमारी आज़ादी के बाद हमारे कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विशेष रूप से इस सदन ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी पारित किया। उसके साथ साथ डिजिटल पर्सनल डेटा, मुस्लिम महिला विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष कर विधेयक, औद्योगिक संबंधी विधेयक, ऐसे कई ऐतिहासिक, आपकी ज़िंदगी में स्मरण रहे हो कि आपने बहुत ऐतिहासिक विधेयक पारित किए, जिससे एक लंबे समय तक देश के आर्थिक सामाजिक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये मौका भी आप सबको, हम सबको मिला है। विगत 5 वर्षों में विशेष रूप से हमने भारतीय चिंतन को और भारतीय चिंतन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कानून पारित किए। इस सभा ने 5 वर्षों में बहुत अनुपयोगी कानून थे, उन कानून को रिफिल करने का काम भी इसी सभा ने किया। इस सभा ने 3 संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किए। माननीय सदस्यगण, 17 लोक सभा का गठन 25 मई 2019 को किया गया था। इस सदन की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई थी। 17 लोकसभा में कुल मिलाकर 274 बैठकें हुई, जो 1354 घंटे तक चली। सदन में नियत समय में 345 घंटे की अधिक अवधि बैठकर हमने कार्य किया। इसी लोकसभा में व्यवधान के कारण 387 घंटे का समय भी व्यर्थ हुआ। इन 5 वर्षों की अवधि में हमने गहन चर्चा संवाद के बाद 222 कानून पारित किए। इस अवधि के दौरान 202 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा 11 विधेयक को सरकार द्वारा वापस लिया गया। 17 लोकसभा के दौरान 4663 तारांकित प्रश्न सूचीगत किए गए, जिसमें से 1116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इसी अवधि में 55,879 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए, जिनके लिखित उत्तर सदन में दिए गए। इसी लोकसभा में 2 अवसर ऐसे भी आए जब सूचीबद्ध सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यगण, इस लोकसभा में 729 गैर सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए। 17 लोकसभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 26,750 पत्र सभा पटल पर रखे गए। इस लोकसभा के दौरान शून्यकाल के अंतर्गत 5,568 मामले उठाए गए, जबकि नियम 37 के अंतर्गत 4,869 विषय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए। दिनांक 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के
अंतर्गत 161 विषय उठाए गए और देर रात्रि तक माननीय सदस्यों ने भागीदारी निभाई। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में शून्यकाल में 1066 मामले उठाए, जिसका भी अपने आप में कीर्तिमान है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार 370 के और शून्यकाल के जवाब सही समय पर यहाँ पर कार्यपालिका के माध्यम से आए। इसी लोकसभा में चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। सभा द्वारा इस विषय पर संकल्प पारित किया गया। सभा द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव विषय पर भी नियम 342 के अंतर्गत चर्चा की गई। माननीय सदस्यगण, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की थी। ये देश के लिए गौरव का विषय है कि अब श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस विषय पर आज सदन में चर्चा हुई। सभी मान्य सदस्यों ने सार्थक रूप से अपने विचार किए गए और चर्चा के उपरांत वर्ष 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत के निर्माण का संकल्प भी हमने पारित किया। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न विषयों पर 534 वक्तव्य दिए गए। इस लोकसभा के दौरान नियम 193 के अंतर्गत 12 चर्चाएं आयोजित की गई। संसद की स्थायी समितियों ने इस लोकसभा में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 691 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। संसदीय समितियों की 69% से अधिक सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इससे भारत की नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित हुई और उसके बाद G20 देशों तथा देशों की संसदों के अध्यक्ष P20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजन हुआ। इससे विश्व में हमारी लोकतंत्र की यात्रा सभी अध्यक्षों ने अनुभव की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने P20 सम्मेलन में संबोधित करते हुए इस देश की लोकतंत्र की यात्रा का विजन रखा और उन्होंने लोकतंत्र के साथ हमारी चुनाव प्रणाली और किस तरीके से एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली इस देश में होती है, जिसको आग्रह किया उन्होंने कि सभी लोकतांत्रिक देश इस यहाँ की लोकतंत्र के इस पर्व उत्सव को देखने आए कि इतने करोड़ किसी देश की तो आबादी नहीं होती, कोई लोकतंत्र के कोई देश की आबादी नहीं होगी, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ मतदाता मतदान करते हैं, वो भी अपने आप में एक प्रेरणा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही P20 सम्मेलन में मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी संसदीय मंच पर चर्चा हुई, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भावना में एक हरित भविष्य के लिए संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागी देशों ने समर्थन किया और सभी संसदों के अध्यक्षों ने संकल्प लिया कि हम अपने अपने देशों के अंदर भी इसी तरीके का संकल्प लेंगे, प्रस्ताव करेंगे और चर्चा करेंगे। इस लोकसभा में संविधान दिवस कार्यक्रम वर्ष 2019-2021 में संसद भवन में आयोजित किया गया। संसद की लोक सेवा समिति PSC की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने अवसर पर केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम 4 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। दिनांक 19 सितंबर 2023 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा से अब तक की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख विषय पर भी एक
चर्चा आयोजित की गई। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन का कुछ विषय आपको उठाऊंगा। लोकसभा टीवी चैनल और राज्यसभा टीवी चैनल अलग अलग चलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से संसद टीवी एक चैनल हुआ, जिससे करोड़ों रुपए की वित्तीय बचत भी हुई। इसी तरीके से सब्सिडी का विषय हमेशा हम पर विषय उठता रहता था और जिसमें पूर्ण रूप से सब्सिडी समाप्त कर दी गई, जिससे कि 15 करोड़ रुपया वार्षिक बचत हुई। संसद भवन में मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। संसद भवन में राष्ट्रीय पर्व पर लाइट पर लाखों रुपया खर्च होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने का विजन और मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि यहाँ एक पसार्ड लाइट की तरह परमानेंट लाइट लगनी चाहिए, और उस पसार्ड लाइट यहाँ पर लगी, कम समय में लगी, और इस संसद का लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो 75 वर्ष तक अभी तक लग रही थी। इन सभी व्यवस्थाओं से इस 5 वर्ष के अंदर 875 करोड़ की बचत हुई, जो बजट का 23% हिस्सा है। कोरोना के समय माननीय सांसदों ने पीएम केयर फंड में अपने फंड को दिया और अपनी सांसद निधि को भी छोड़ा। उसके लिए भी मैं सांसदों को धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर इस सारे परिसर को हरा भरा बनाने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने नाम के वृक्षारोपण में लगाए, जो उनकी हमेशा जिंदगी में स्मृति रहेंगे, और वह जब भी आएंगे, जब इस पेड़ को बड़ा होकर देखेंगे तो याद करेंगे। माननीय सदस्यगण, सभी विधेयों पर सार्थक वाद विवाद चर्चा हुई और सभी ने अपने इस पर ठीक से अपने विचार रखे। हमने कुछ नए प्रयास किए कि विधेयक के पहले माननीय सदस्यों के ब्रीफिंग सेशन के माध्यम से उनको विधेयकों की जानकारी, उद्देश्य लाना और उसके विधेयकों के प्रभाव के बारे में भी हमने लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ साथ ऐसे कई माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, हम 24 घंटे यहाँ पर किसी भी विधेयक या किसी भी विषय पर माननीय सदस्यों को 24 घंटे शोध सहायता उपलब्ध यहाँ पर रहती है। इसी के साथ साथ हमने नई व्यवस्था शुरू की कि लाइब्रेरी को होम डिलीवरी के माध्यम से भी और सारी लाइब्रेरी को भी डिजिटाइजेशन करने का काम किया। इसी के साथ साथ अभी तक संसद की जितनी डिबेट है, उन सारी डिबेटों को डिजिटाइजेशन करने का काम किया। मेटा डेटा से आप सब्जेक्ट से, नाम से, विषय पर आप पूरी डिबेट को भी देख सकते हैं। ये भी नवाचार इस संसद ने किया। समझ लाइब्रेरी को जनता के लिए सुलभ कराया और आप सबके प्रयासों के सहयोग से ही ये सदन पेपरलेस हो चुका और अभी 97% से अधिक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से माननीय सदस्यों के द्वारा लगाए जाते हैं। इसी के साथ संसद के नए भवन में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा हमने अन्य 10 भारतीय भाषाओं में भाषांतर सेवा उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। इसके साथ साथ हमने डिजिटल ऐप, डिजिटल संसद और आप जो अपनी बात कहते हैं उसको आधे घंटे में आपको व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया। माननीय सदस्यगणों, आवास बहुत पुराने हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मार्गदर्शन दिया और अभी 112 नए आवास बनकर तैयार हो गए और 184 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, ताकि जब हमारे माननीय सदस्य आए तो उनको नए आवास मिलें, इसका भी एक प्रयास किया गया। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश की आज़ादी के बाद जिन नेताओं का योगदान रहा
उनके बारे में जाने, उनकी जीवन के बारे में जाने। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो हर महान विभूति के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जयंती पर आयोजित किया जाता है। संविधान सदन में उसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने राज्यों में पहले उन महापुरुषों पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, और जब उसमें उत्तीर्ण होते हैं वो संसद भवन में आकर अपनी बात को रखते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों के जीवन के बारे में जाने, उनके राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में जाने, ताकि उनको भी नई प्रेरणा मिले। माननीय सदस्यगण, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का दायित्व के नाते 6 पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए और हमने प्रयास किया कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में, विधानसभाओं से लोकसभाओं, उसमें सदनों की प्रतिष्ठा बने, गरिमा बने, हमारे सदस्यों का आचरण व्यवहार ऐसा हो ताकि लोगों का और लोकतंत्र में और इन संस्थाओं के विश्वास भरोसा बढ़े। इसके लिए सबने एक मत से इस बात का विचार किया कि हमें सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम सभी सदस्यों को इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं पर, हम पर और हो, ताकि हम और मर्यादित तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया विजनरी मार्गदर्शन उस समय दिया, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश की विधानसभाओं का जो भी वहाँ की डिबेट, चर्चा, बजट और लोकसभा, राज्यसभा की जितनी भी कार्रवाइयाँ आने वाले समय में एक प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। ये भी एक नया प्रयास किया गया। माननीय सदस्यगण, इस लोकसभा के दौरान भारत में 16 देशों के संसदीय शिष्टमंडल का आना हुआ और देश के और 42 शिष्टमंडल भारत से अन्य कई देशों की यात्रा पर गए। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी भागीदारी बढ़ी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई संस्थाओं के अंदर हमारी भागीदारी भी बढ़ी और माननीय सदस्यों को कई कमेटियों के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, आप सबका मुझे बहुत सहयोग मिला, सकारात्मक सहयोग मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला, सभी दल के नेताओं का मिला, और मैंने कोशिश की कि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बनी रहे। उस गरिमा प्रतिष्ठा बनाने में मुझे कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े, लेकिन मैं कठोर निर्णय करते समय मैं कभी इस मत का नहीं था कि मुझे कोई सदस्य पर कार्रवाई करनी पड़े। भविष्य में हम इस नए सदन के साथ हम सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और प्रयास करेंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी 97% नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा 100% से ऊपर हो। हमारा आचरण हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो। असहमति सहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है, ये होना भी चाहिए। विचारों पर अलग अलग विचारों अचल दल से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहे, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम इसके लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर सभी सदस्य अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इस 5 साल में मुझे एक परिवार जैसे लगे। मुझे एक ऐसा परिवार लगा जो हमेशा मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। मेरे ऐसे संबंध सभी लोगों से हुए, एक परिवार जैसे संबंध हुए। आत्मिक भाव मिला, न पक्ष न विपक्ष, सब मेरे लिए सदस्य हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी सदस्यों के मान सम्मान बनाने का हमने प्रयास किया है। अगर कुछ कटुता के निर्णय भी लेने पड़े तो वो सदन की गरिमा के लिए, सदन की प्रतिष्ठा के लिए लेने पड़े।
आज जब हम लोकसभा के समाप्त होने पर जा रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाएंगे और अपने सार्वजनिक जीवन में हमने संसद के अंदर जो अनुभव प्राप्त किए, भारत के लोकतंत्र की समृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो हमने सहयोग किया, उसकी भी जानकारी भी हम जनता को देंगे और प्रयास करेंगे कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन मुद्दों को किस सकारात्मक रूप से सरकार ने लिया और किस सकारात्मक रूप से उस मुद्दों का हल निकाला, इसके लिए भी मैं सरकार को विशेष रूप से सहयोग देता हूं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिनका सकारात्मक सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा और उन्होंने हमेशा एक कोशिश की कि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बनी रहे। लोकतंत्र के अंदर भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दुनिया के लिए मार्गदर्शन है और उन्होंने हमेशा यही मार्गदर्शन किया कि संसद की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सदन और सदन की पीठ की मर्यादा बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मैं सभी चेयरपर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बहुत देर तक यहाँ बैठकर उन्होंने सदन की कार्रवाई को चलाया। मैं संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सदन चलाने में सकारात्मक सहयोग दिया। मैं प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ सदन की बात जनता तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवा के लिए हमारे ऊर्जावान लोकसभा के महासचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सराहना करता हूं, जिन्होंने देर रात तक बैठकर इस सदन के संचालन में सहयोग किया। मैं इस परिसर में हमारे सिक्योरिटी से लेकर तमाम लोगों को, छोटे से छोटे श्रमवीरों को जो देर रात्रि तक यहाँ पर रुकते थे और हमारे माननीय सदस्यों को सहयोग करते थे, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजेंसियों को उनकी प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आपने अलग अलग दल के नेताओं ने जो इस संसदीय पीठ के लिए और मेरे लिए जो विचार व्यक्त किए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है हम सबका भावी जीवन समृद्ध हो, स्वस्थ रहे, कुशल रहे और हम इसी तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों की संवर्धन करने में अपना जीवन समर्पण करें और जो कुछ भी हमने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का लाभ देश की जनता को मिले और हमारे प्रयासों से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए लगातार हमारी ज़िंदगी को इसी तरीके से समर्पित होकर सेवा देते रहें। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब वंदे मातरम के लिए आग्रह करता हूं।
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हेलो, आवाज जा रही है? टाइम लेता है ना डीडी न्यूज़ सुनने में। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे लोकसभा की कार्रवाई की, जहां पर 17वीं लोकसभा की कार्रवाई का आज अंतिम दिन था। हम जानते हैं बजट सत्र के लोकसभा की कार्रवाई के लिहाज से अंतिम दिन, तो ऐसे में 17वीं लोकसभा जो 5 वर्षों के लिए चुनी गई थी, उसकी कार्रवाई के लिहाज से एक बेहद ऐतिहासिक दिन